बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईमुल्लाह कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बकर एजुकेशन एकेडमी। एजुकेशन की प्रिपरेशन के सिलसिले में आज हम क्वालिफाइड एमएड की का जो है लेक्चर नंबर 9 उसको हम पढ़ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 51। सो क्वेश्चन नंबर 51 है कि समेटिव इवेल्युएशन इज़ यूज्ड। 4 किस्म की इवेल्युएशंस की टाइप्स होती हैं। एक होती है डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव और सबमेटिव। तो सबमेटिव जो एवेल्यूशन होती है वो किसी भी प्रोग्राम के आखिर में इनकाद किया जाता है उसको, जिसकी बुनियाद पर जजमेंट की जाती है। सो ये होती है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। जिस तरह हम सालाना इम्तिहान लेते हैं वो हमारी सबमेटिव एवेल्यूशन होती है। उसके बाद बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर 52। द अपीयरेंस ऑफ नॉर्मल कर्व रिजेंबल्स विद। इस सवाल का ताल्लुक जो है वो स्टैटिस्टिकल पोर्शन के साथ है कि जब किसी भी डाटा को, किसी भी जो स्टैटिस्टिकल डाटा होता है उसको अगर जब ग्राफिकल पोजीशन या ग्राफिकल हालत दी जाती है जिसमें मीन, मॉड, मीडियन या वगैरह इस किस्म की चीज़ें मालूम करनी हो, तो उसको अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया जाए तो उसकी जो ग्राफ बनता है उसकी शक्ल ऐसे बनती है जिस तरह एक बेल हो, यानी कि अपने अतराफ़ में जो एक्स एक्सेस होते हैं वो बिल्कुल एक्स एक्सेस के करीब होता है और दरमियान में वो बिल्कुल ऊपर की तरह, चट्टान की तरह बुलंद होता है। तो उसकी शक्ल जो है वो बेल की तरह होती है। सो द अपीयरेंस ऑफ नॉर्मल कर्व रिजेम्बलेंस विद बेल। 53। द अल्टरनेटिव नेम ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का जो मुतबादिल नाम है उसको टेस्ट ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। उसके बाद है जी टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हेल्प्स इन। जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन होता है वो हमें किस चीज़ के लिए मददगार होता है? दैट इज़ फॉर टेस्ट डेवलपमेंट। जब हम टेस्ट बनाते हैं तो उसकी मुख्तलिफ जो फॉर्मेट बनाते हैं उसको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं कि कहाँ कहाँ से नंबर हमने इसको तकसीम करना है, किस चैप्टर से कितने नंबर लेने हैं, कितने मारूजी, कितने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, इस सारी जो तकसीम होती है नंबरों की उसको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं और ये टेस्ट डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द पर्पज़ ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। पर्पज़ क्या होता है? टू डिवेलप इंटीग्रेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉन्सेप्ट्स, टू डेवलप अ बैलेंस टेस्ट, टू हेल्प द टीचर फॉर सैम्पलिंग क्वेश्चन फ्राम ऑल कॉन्टेंट्स। बिल्कुल ये सारी चीज़ें उसमें शामिल है क्योंकि एक मुतवाज़िन किस्म की तकसीम की जाती है पूरे कॉन्टेंट में से, तो उसके लिए टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है जी टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय developing a list of instructional objectives, preparing the draft, preparing two-way chart, all of above। ये भी all of above, ये सारे उसके फीचर्स हैं। The supply type test atom is। टाइप्स ऑफ टेस्ट में सप्लाई टाइप टेस्ट कौन सा होता है? सप्लाई टाइप टेस्ट का मतलब होता है जिसका जवाब हमने खुद प्रोवाइड करना होता है और गिवन नहीं होता, जिस तरह फिल इन द ब्लैक्स होती है और हम खाली जगह पूरा करते हैं। तो गिवन यानी कि अल्टरनेटिव नहीं होता बल्कि हमने उसका जवाब खुद से प्रोवाइड करना होता है, यानी कि ट्रू फॉल्स में अल्टरनेटिव होता है, मैचिंग आइटम में सामने जवाब मौजूद होते हैं, इस तरह एमसीक्यूज़ में भी अल्टरनेटिव मौजूद होते हैं, लेकिन कंप्लीशन आइटम में हमने खुद ही उसको कंप्लीट करना होता है, सप्लाई करना होता है। अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स आइटम इज़। अब अल्टरनेटिव कौन कौन से हैं? सारे हैं। ट्रू एंड फॉल्स भी अल्टरनेटिव है, या हम ट्रू इस्तेमाल कर सकते हैं या फॉल्स, इस तरह राइट एंड रॉन्ग, करेक्ट, इनकरेक्ट, ऑल ऑफ अबव। हाउ मैनी कॉलम्स मैचिंग आइटम हैव। तो कॉलम मैचिंग के आइटम जो होते हैं वो 2 होते हैं, हम सब जानते हैं। नेक्स्ट इज द आइटम इन द कॉलम फॉर विच अ मैच इज सॉट इज। कॉलम का वो आइटम, कॉलम की वो लाइन, वो लफ्ज़ जिसके लिए हम उसका मैच ढूंढ रहे होते हैं कि ये किसके साथ मैच करेगा। वो जो एक फ़िक्स लाइन होती है जिसका हम मैच ढूंढ रहे होते हैं, उस फिक्स लाइन को हम कहते हैं प्रीमाइस। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, हाँ जी, 2 थिंग्स में जो रिलेशनशिप होता है वो कॉलम मैचिंग में होता है, यानी कि मैचिंग आइटम्स। द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। किसी भी सवाल की स्टेटमेंट होती है जो एमसीक्यूज़ की होती है उसको हम स्टेम कहते हैं। द लिस्ट ऑफ सजेस्टेड आंसर्स इन एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ में दिए गए जितने भी मुतवक्के ऑप्शंस होते हैं उन सब को हम क्या कह सकते हैं? उन सब को हम अल्टरनेटिव्स भी कह सकते हैं, चॉइसेस, ऑप्शंस, ऑल ऑफ अबव। तो ऑल ऑफ अबव दुरुस्त है। द करेक्ट ऑप्शन इन द एमसीक्यूज़।
MCQs में जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ कॉल्ड आंसर, द इनकरेक्ट ऑप्शन इन MCQs दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रैक्टर। डिस्ट्रैक्टर कहते हैं जो आपको यानी कि ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट कर दे, मतलब है आपको भुलाए या आपको जिस तरह ट्रैक उल्ट हो जाए। द मोस्ट वाइडली एप्लीकेबल टेस्ट आइटम इज़ MCQs। द टाइप ऑफ ऐसे आइटम इन विच कंटेंट्स आर लिमिटेड। अब ये ऐसे आइटम जो होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस और एक होते हैं एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो होते हैं उसमें वी आर रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, हमें यानी कि हमारी हदबंदी कर दी जाती है कि आप इतने अल्फाज लिखें, ये चीज़ें लिखें, ठीक है। तो टाइप ऑफ ऐसे आइटम इन विच कंटेंट्स आर लिमिटेड, जिस तरह हमें कहते हैं 250 नंबर का मजमून लिखें, 4 लाइनों का जवाब लिखें, ये रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स। जबकि एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्या होता है, जिसमें हम हायर लेवल ऑफ थिंकिंग आर्डर होता है शामिल, जिस तरह हमारा इंटीग्रेशन हो गया, थिंकिंग हो गया, लॉजिकल थिंकिंग हो गई या रिलेशन हो गया, इस किस्म के जो है क्रिएटिविटी हो गई, ये एक्सटेंडेड होते हैं। इसमें अब कोई हदबंदी नहीं होती, हम उसके मुतल्लिक अपने ख्यालात जो है वो पेश कर सकते हैं। द एबिलिटी टू सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इंटीग्रेट एंड इवेलुएट आइडियाज इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय। जी बिल्कुल, ये एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑर्गेनाइज भी करना है, इंटीग्रेट भी करना है, हम इवेलुएट भी करेंगे, यानी कि ये हायर लेवल ऑफ थिंकिंग है, हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग इसमें शामिल है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। द स्कोर ऑफ स्टूडेंट getting 70 correct and 30 incorrect answers in true false item by applying guessing correction formula will be। ये सवाल और इससे नीचे दिया गया सवाल, गेसिंग करेक्शन फार्मूला के मुतालिक मैंने वीडियो इन्हीं दो सवालों को रेफ़र करके अलग से मैंने डाल दिया और प्रैक्टिकली इसको मैंने समझाया है कि इसके फार्मूले को इस्तेमाल करके दिए गए अदाद शुमार पुट करके किस तरह इसका जवाब निकालना है। तो यहाँ पर इसका जवाब बनेगा 40। इसका जो फार्मूला होता है वो राइट यानी कि R माइनस W/N-1, तो ये इसका फार्मूला होता है। इसको मैंने प्रैक्टिकली 2-3 मिनट के अलग से वीडियो है, उसको मैंने इसी पर्पज़ के लिए इन्हीं सवालों को रेफ़र करके मैंने डाल दिया यूट्यूब पे, तो वो आप देख लेंगे, आपको प्रैक्टिकली समझ आ जाए। इसी तरह जो है यहाँ पे जवाब आएगा 69 का 40, बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। उसके बाद द स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट गेटिंग 70 करेक्ट एंड 30 इनकरेक्ट आंसर इन MCQs आइटम हैविंग 4 ऑप्शंस बाय अप्लाइंग गेसिंग करेक्शन फार्मूला इज 40। ये जो जवाब है, ये जो अब पढ़ा है, द स्कोर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग 70 करेक्ट एंड 30 इनकरेक्ट आंसर इन MCQs, इसका जो दुरुस्त जवाब है दैट इज़ 60। जितनी भी PDF बुक्स जो है वो सर्कुलेट कर रही हैं उनमें ये बुक भी वही है, उनमें से एक है। तो ये 40 पे यहाँ पे निशान लगा हुआ है, जबकि ऊपर का सवाल जो उसमें 40 ठीक है, यहाँ पर जो है इसका जवाब 60 आता है। मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि इससे मुतल्लिक़ मैंने वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है कि ये किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, गेसिंग करेक्शन फार्मूला MCQs के लिए किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, या फिर क्या नाम है, ट्रू एंड फास्ट के लिए किस तरह फाइंड आउट किया जाता है। तो ये ऊपर आई का जो बटन है इसको आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो उसको लाजमी देखें। ये प्रैक्टिकली आप इसका डेटा चेंज भी हो जाए तब खुद से भी आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। द एनालिसिस ऑफ आइटम इज़ नेसेसरी इन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट का फीचर है कि उसमें आइटम एनालिसिस किया जाता है। विच वन इज़ नॉट द टाइप ऑफ टेस्ट बाई पर्पज़। एक टेस्ट बाई मेथड होती है, एक टेस्ट बाई पर्पज़ होती है। तो ऐसे टाइप टेस्ट इज़ नॉट द टेस्ट बाई पर्पज़। द टाइप ऑफ टेस्ट बाई मेथड इज़ टाइप ऑफ टेस्ट बाई मेथड, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं दीज आर टेस्ट बाई मेथड्स। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज़ कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स। जी ये अब नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, जब भी स्टूडेंट्स का आपस में कंपेयर हो, ग्रुप का ग्रुप्स के साथ हो, आपस में स्टूडेंट्स का हो, तो जब भी स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स के साथ, इंडिविजुअल का इंडिविजुअल्स के साथ, जब ग्रुप्स का ग्रुप्स के साथ हो, तो इस किस्म के टेस्ट को कहते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क्स। जब एक ख़ास स्पेसिफिक चीज़ दी जाए, एक प्रिंसिपल बना दिया जाए और उस प्रिंसिपल को बनाने के बाद उसके अगेंस्ट किसी को परखा जाए, उस मियार की बुनियाद पर, ना कि स्टूडेंट्स को आपस में या ग्रुप्स में परखा जाए, बल्कि उस तयशुदा मियार के अगेंस्ट, उस क्राइटेरिया के अगेंस्ट जब परखा जाएगा तो दैट इज़ कॉल्ड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। टेस्ट दैट मेजर्स लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट इज
अचीवमेंट टेस्ट, ये टेस्ट की किसमें दी हुई? एप्टीट्यूड टेस्ट वो होता है जो फ्यूचर परफॉर्मेंस को डिटेक्ट करता है कि किसमें कितना एप्टीट्यूड है, और उसमें फ्यूचर परफॉर्मेंस डिटेक्ट की जाती है। इंटेलिजेंस टेस्ट में आईक्यू में मेजर किया जाता है। उसके बाद अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? अचीवमेंट टेस्ट ये होता है कि किसी स्टूडेंट को कुछ पढ़ाया गया, तो उस पढ़ाए गए में से उसने कितना अचीव किया, उसको कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। और वो जितना आउट परफॉर्म करेगा, उसका आउटपुट होगा या आउटकम जो उसका होगा, वही उसका अचीव शुदा होगा। तो इस टेस्ट को अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं कि पढ़ाए गए में से जितना स्टूडेंट ने रियली अचीव किया है, दैट इज़ कॉल्ड अचीवमेंट टेस्ट। और डायग्नोस्टिक टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम कोई डिसऑर्डर या इलनेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। द टेस्ट डिज़ाइन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस, जी बिल्कुल, फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट इस्तेमाल होता है। द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट वाज अल्फ्रेड बीने, जी अल्फ्रेड बीने। बाद का ये होता है कि द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट वाज अल्फ्रेड बीने, और नीचे लिखा हुआ है द फार्मूला ऑफ डिटरमिन IQ वाज प्रेजेंटेड बाय स्टर्न। विलियम स्टर्न ने फार्मूला दिया था। ये बाद का दो चीज़ें आपस में मिक्सअप हो जाती हैं कि फाउंडर जो था वो अल्फ्रेड बीने था और स्टर्न ने फार्मूला दिया। फार्मूला था IQ टेस्ट का MA/CA मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 100। तो फार्मूला जो है वो स्टर्न ने दिया था। IQ ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग सेम फिजिकल एंड मेंटल एज विल बी 100। कैसे? उसकी मेंटल एज भी यानी कि MA/CA, मेंटल एज भी सेम है, क्रोनोलॉजिकल भी एज से। फर्ज करें एक बच्चा है, उसकी उम्र 14 साल है, मेंटल एज 14 साल, क्रोनोलॉजिकल एज वो भी 14 साल है, तो 14/14 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 14 से 14 कट जाएगा और बाकी जवाब क्या आ जाएगा? 100। सो अगर क्या स्टूडेंट्स हैविंग सेम फिजिकल एंड मेंटल एज दोनों अगर सेम होंगी तो जवाब 100 ही आएगा। IQ ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग 12 years मेंटल एज एंड 10 years फिजिकल एज दैट इज़ 120। कैसे? उसकी 12 ईयर है क्या चीज़? मेंटल एज, MA इज़ 12 और फिजिकल एज दैट इज़ 10। सो 12/10 ज़रब 100। सो 10 और 100 को जब काटेंगे तो ये ऊपर बच जाएगा 12 ज़रब 10, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 बन जाएगा। द क्वालिटी ऑफ टेस्ट दैट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर दैट इज़ कॉल्ड वैलिडिटी। टेस्ट की वो खासियत कि वो उसी चीज़ की ही पैमाइश करता है जिसके लिए वो बनाया गया है, तो उस वक्त वो टेस्ट वैलिड होगा। इस पे जो है जितनी भी टेस्ट की खसूसियात हैं, वैलिडिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इससे मुतल्लिक़ इंशाअल्लाह मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगा बाद में। लेकिन वो टेस्ट का पर्पस वही उसी चीज़ को ही मेजर करे, उसी चीज़ की पैमाइश करे जिसके लिए वो बनाया गया है। इस क्वालिटी को कहते हैं वैलिडिटी। नेक्स्ट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हाई अचीवर्स एंड लो अचीवर्स। टेस्ट की ये खसूसियत कि वो हाई अचीवर्स और लो अचीवर को डिफ्रेंशिएट कर सके, इस खसूसियत को कहते हैं डिफ्रेंशिएबिलिटी। इफ़ द स्कोरिंग ऑफ टेस्ट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी फैक्टर क्वालिटी और ऑफ टेस्ट दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। अगर कोई भी टेस्ट में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से टेस्ट की स्कोरिंग मुतासर हो रही है। फ़र्ज़ करें बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, उसकी वजह से जो मुमतहिन है, एग्ज़ामिनर है, उसकी राय एक ऐसा फैक्टर होती है जिसकी वजह से स्कोरिंग पर असरअंदाज हो सकती है। तो कोई भी टेस्ट में ऐसा फैक्टर नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से उसकी स्कोरिंग जो है वो मुतासर ना हो, तो इस किस्म को कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि किसी की राय असरअंदाज ना हो। The quality of test to give same scores when administered at different occasions। बार बार जब एक टेस्ट को कंडक्ट किया जाए तो वो बार बार सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे, तो उसको रिलायबिलिटी कहते हैं। रिलायबिलिटी का लफ्ज़ जो है इसके साथ हमेशा जो है वो सेम स्कोर का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, ठीक है। जब भी उसका कंडक्ट किया जाएगा तो वो सेम स्कोर्स देगा, एक ही रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा, तो इस क्वालिटी को कहते हैं रिलायबिलिटी। If the sample of the question is in the test is sufficiently large enough, the quality of test is adequacy। अगर सवाल का जो सैंपल है वो इस कदर मौजू है कि प्रॉपरली अपना मीनिंग और अपनी डिमांड को पूछे गए तालिब इल्म से कन्वे कर रहा है, उसको क्लियर कर रहा है कि उससे क्या पूछा गया है, तो इसका मतलब यह होगा कि ये जो खसूसियत है दैट इज़ कॉल्ड एडिक्वेसी। इसका एक दूसरा मतलब भी लिया जा सकता है कि एडिक्वेसी का ये भी मतलब है
कि ऐसा नहीं है कि आप किसी सिंगल करेक्टरिस्टिक सिंगल क्वेश्चन की बुनियाद पर आप किसी को जज करें, बल्कि एक लार्ज सैंपल होना चाहिए, काफ़ी सारे सवाल होने चाहिए ताकि बच्चे को एक ख़ास गैप मिले, मौका मिले अपनी परफॉर्मेंस शो करने का। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी चैप्टर में एक ही सवाल उठाएं और एक बच्चे को ना आए तो उसकी बुनियाद पर फैसला कर दें कि पूरा चैप्टर ही तैयार नहीं है, एक सवाल तैयार नहीं तो पूरा चैप्टर ही तैयार नहीं है। तो ये ऐसा नहीं, ऐसी ये जो है अनफेयर है। इस चीज़ को यानी कि टेस्ट के जो फैक्टर्स हैं वो तस्लीम नहीं करते। उसको एडिक्वेट भी होना चाहिए, उसके सैंपल इतने वसी होने चाहिए, इतने ज़्यादा होने चाहिए कि बच्चे को परफॉर्म करने का मौका मिले। द क्वालिटी ऑफ टेस्ट शोइंग ईज ऑफ टाइम, कास्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन इज कॉल्ड यूजेबिलिटी। वो एप्लीकेबल है, उसको कंडक्ट कराया जा सकता है, प्रैक्टिकल है, दिस इज कॉल्ड यूजेबिलिटी। आइटम एनालिसिस फोकसेस टू फाइंड आउट। आइटम एनालिसिस, ये सारी आइटम एनालिसिस हैं, फैसिलिटी इंडेक्स, डिस्क्रिमिनेशन पावर, इफेक्टिवनेस ऑफ डिटेक्टर्स, ये सारी आइटम एनालिसिस हैं जो टेस्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। फैसिलिटी इंडेक्स ऑफ एन आइटम डिटरमिन्स, फैसिलिटी इंडेक्स ये डिटरमिन करती है कि ये टेस्ट कितना मुश्किल है और कितना इजी है, यानी कि ईज आर डिफ़िकल्टी। इसका लेवल जो होता है वो 30 से शुरू होता है और 70 तक जाता है। 30 का मतलब है कि टेस्ट ज़्यादा मुश्किल है और 70 का मतलब है टेस्ट बहुत आसान है। नेक्स्ट इज हाई एंड लो अचीवर्स ऑफ सॉर्टेड आउट बाय डिस्क्रिमिनेशन पावर, यानी कि टेस्ट की ये खसूसियत होती है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है बिटवीन द हाई अचीवर्स एंड द लो अचीवर्स। टेस्ट आइटम इज एक्सेप्टेबल व्हेन इट्स फैसिलिटी इंडेक्स डिफ़िकल्टी लेवल रेंजेस फ्राम 30 से 70, यानी कि लाजमी है कि उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो 30 से कम नहीं होना चाहिए और 70 से ज़्यादा नहीं होना, यानी कि इतना आसान नहीं होना चाहिए और इतना मुश्किल भी नहीं होना चाहिए। तो फैसिलिटी जो इंडेक्स है उसका वो 30 और 70 के दरमियान होना चाहिए। टेस्ट आइटम इज़ वेरी इजी व्हेन वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इंडेक्स या डिफ़िकल्टी लेवल इज़ हायर देन 70। साफ ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा ये परसेंटेज बढ़ती जाएगी इसका मतलब है टेस्ट उतना आसान होता जाएगा। सो अगर डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो 70% यानी कि फैसिलिटी इंडेक्स जो है वो 70% तक चला जाएगा या इससे भी ज़्यादा चला जाएगा तो इसका मतलब है टेस्ट बहुत ज़्यादा आसान है। टेस्ट आइटम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट व्हेन वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इंडेक्स या डिफ़िकल्टी लेवल इज़ लेस दैन 30%। 30% पर बहुत आसान होता है। अब अगर इससे भी मुश्किल होता है, 30% पर बहुत मुश्किल होता है। अगर इससे भी फैसिलिटी कम दी गई है तो मज़ीद मुश्किल हो जाएगा टेस्ट। डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑफ एन आइटम इज़ एक्सेप्टेबल व्हेन इट्स वैल्यू रेंजेस फ्राम, डिस्क्रिमिनेशन की जो वैल्यू होती है वो 0.30 से स्टार्ट होती है और 1 तक जाती है। इसको मिक्सअप नहीं करना फैसिलिटी इंडेक्स के साथ। फैसिलिटी इंडेक्स की रेंज जो है वो 30 से 70 के दरमियान है, जबकि जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है इसकी जो वैल्यू है ये 0.3 से लेकर 1 तक होती है। टेस्ट आइटम डिस्क्रिमिनेट्स 100% व्हेन इट्स वैल्यू फॉर डिस्क्रिमिनेशन इज़ 1। 0.30 पर यानी कि वो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा और 1 पर 100% डिस्क्रिमिनेट करेगा। तो जब उसकी डिस्क्रिमिनेशन पावर 1 होगी, उसकी वैल्यू 1 आएगी, तो इसका मतलब है कि टेस्ट आइटम इज़ डिस्क्रिमिनेटिंग 100%। टेस्ट आइटम कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट लो अचीवर्स एंड हाई अचीवर्स व्हेन इट्स वैल्यू इज़ लोअर देन 0.3। अगर 0.3 से भी कम उसकी डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू आएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि टेस्ट ने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। 97 क्वेश्चन है, गुड डिस्ट्रक्टर इज दैट विच, गुड डिस्ट्रक्टर सही MCQs में सही जवाब के अलावा बाकी जितने ऑप्शन जो असल में जवाब नहीं होते या गलत जवाब होते हैं उनको डिस्ट्रक्टर कहते हैं। तो गुड डिस्ट्रक्टर क्या होता है? अट्रैक्ट्स लो अचीवर्स मोर देन हाई अचीवर्स। जो लो अचीवर्स होते हैं उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है हाई अचीवर्स के निस्बत। और बैड डिस्ट्रक्टर इज़ दैट विच, बैड डिस्ट्रक्टर कौन होता है? अट्रैक्ट्स हाई अचीवर्स मोर देन लो अचीवर्स, डज नॉट अट्रैक्ट एट ऑल, अट्रैक्ट्स हाई अचीवर्स एंड लो अचीवर्स इक्वली। ये तीनों की तीनों खसूसियात जो हैं वो बैड डिस्ट्रक्टर की हैं। अगर ये तीनों या इनमें से कोई खसूसियत पाई जाएगी तो इसका मतलब है जो डिस्ट्रक्टर है, जो ऑप्शन है, दीज आर बैड। The type of interview when interviewee is one,
ऐसा इंटरव्यू जिसमें इंटरव्यू जिससे लिया जा रहा है अगर वो एक हो तो इसको कहते हैं इंडिविजुअल इंटरव्यू। जिससे इंटरव्यू लिया जा रहा है वो एक है तो उसको कहते हैं द टाइप ऑफ इंटरव्यू व्हेन इंटरव्यूई इज़ वन दैट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल इंटरव्यू। What is interview called when interviewee are more than one? That is called group interview। यानी कि जिससे इंटरव्यू लिया जा रहा है अगर वो एक हो तो इंडिविजुअल इंटरव्यू, और अगर जिनसे इंटरव्यू लिया जा रहा है वो एक से ज़ायद हो तो वो ग्रुप इंटरव्यू कहलाता है। सो ये थे आज के 150 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। होपफुली इंशाअल्लाह कल जो है वो इससे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करेंगे। सो कीप वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल बकर एजुकेशन अकेडमी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।